Yes, good morning. So R.D. Sharma, solve example number 2 पे 16.30 ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. इसके पहले प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 16.1 हो गया था. ये एक छोटा सा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे आपको जैसे इसके पहले आप क्वांटिटी ले रहे थे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, उसका एक नंबर रहता था, अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS, उसका एक नंबर रहता था. अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर जो फेवरेबल आउटकम है वो भी एक एरिया रहेगा या लेंथ ऑफ लाइन रहेगी या कोई नंबर रहेगा नेचुरली, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्चुअली जो पॉसिबल एरिया, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, टोटल एरिया या मैक्सिमम पॉसिबल टाइम वगैरह रहेगा. विल सी इट. सो R.D. शर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 पे 16.30 इन अ म्यूजिकल चेयर गेम. सभी को मालूम होगा एक्चुअली, ऑल एवरीबडी माइट हैव प्लेड म्यूजिकल चेयर गेम. इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग म्यूजिक. तो म्यूजिकल चेयर गेम में आपने देखा होगा बहुत सारी चेयर्स है, उसके किनारे किनारे लोग घूमते हैं और म्यूजिक बजता रहता है, और जैसे ही म्यूजिक रुकता है तो वहाँ चेयर्स पे आपको बैठना पड़ता है, और जो आखिरी में बच गया, जिसको चेयर नहीं मिली, ही इज आउट, ही और शी इज आउट. इज इट क्लियर? सो म्यूजिकल चेयर गेम ऑलरेडी आपको मालूम है. तो एक म्यूजिकल चेयर गेम है, उसमें एक आदमी जो म्यूजिक प्ले कर रहा है वो 2 मिनट के अंदर कभी भी म्यूजिक को बंद कर सकता है. कितने मिनट का टाइम दिया एक्चुअली? 2 मिनट्स. विद इन 2 मिनट्स एक्चुअली ये फर्स्ट 2 मिनट्स के अंदर कभी भी म्यूजिक को बंद कर सकता है. हमको निकालना है कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 मिनट में से जो फर्स्ट हाफ मिनट है उसमें ही म्यूजिक को बंद कर देगा. सो सीट, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग म्यूजिक हैज टू स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक विद इन 2 मिनट्स. यानी म्यूजिकल चेयर गेम में जो इंसान म्यूजिक प्ले कर रहा है उसको 2 मिनट के अंदर म्यूजिक बंद करना है. यानी 2 मिनट के अंदर किसी भी टाइम में बंद कर सकता. 2 मिनट यानी 2 मिनट से पहले, सपोज 2 मिनट से पहले 1.9 मिनट्स, 1.8, वॉट एवर इट इज लाइक दिस, या 1.5 मिनट या 1 मिनट या हाफ मिनट या 1/4 मिनट, दिस थिंग. ठीक है. सो ये 2 मिनट से देखिए 0 से लेकर 2 मिनट्स, ये है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम. यानी म्यूजिकल चेयर गेम में जो इंसान म्यूजिक प्ले कर रहा है उसको 2 मिनट के अंदर वो कभी भी म्यूजिक बंद कर सकता है. कितनी देर के अंदर बंद कर सकता है? 2 मिनट के अंदर. तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम जो है दैट इज नथिंग बट 2 मिनट्स. इसको बोलेंगे NS. ये मैक्सिमम पॉसिबल टाइम 2 मिनट्स, इसी को बोलेंगे कॉल्ड एज NS. इट इज कॉल्ड एज NS. दिस होती. नो, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है. किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि 2 मिनट के अंदर म्यूजिक बंद करना है, लेकिन 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद कर सकता. तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हाफ मिनट, फर्स्ट हाफ, इसको हाफ मिनट भी बोल सकते हैं, हाफ मिनट या फर्स्ट हाफ. देखिए 1 मिनट है, और यहां से लेकर यहां 1 मिनट. अगर यहां मार्क करेंगे इट विल बी एक्चुअली 1.5 मिनट. यहां पे आ जाएगा इट इज 1.5 मिनट. इट इज 1.5. सो 0 मिनट, हाफ मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट्स. तो म्यूजिकल चेयर गेम में जो इंसान म्यूजिक प्ले कर रहा है उसको टाइम कितना दिया एक्चुअली? 2 मिनट्स के अंदर कहीं पे भी म्यूजिक को वो बंद कर सकता है. यानी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना रहेगा? 2 मिनट्स. दैट इज NS. ना हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने चांसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो इंसान म्यूजिक प्ले कर रहा वो 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद कर सकता. तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हाफ मिनट के अंदर ही बंद कर देगा. कितनी प्रोबेबिलिटी के म्यूजिक को कितनी देर में बंद कर देगा? हाफ मिनट. ये इसको हाफ मिनट भी बोल सकते हैं या फर्स्ट हाफ मिनट. यहाँ देखिए फेवरेबल टाइम इसको बोलेंगे, दैट इज हाफ मिनट. इट इज सपोज इवेंट A है, जिसको डिनोट करेंगे NA से. इट इज डिनोटेड बाई NA. दिस अभी. ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली म्यूजिकल चेयर गेम में मैक्सिमम पॉसिबल टाइम जो उसको परमिट किया है, जितनी देर तक म्यूजिक वो प्ले कर सकता, वो 2 मिनट्स है. ठीक है. तो सॉल्यूशन लिखेंगे इन म्यूजिकल चेयर गेम, म्यूजिकल चेयर गेम, कॉमा, इन म्यूजिकल चेयर गेम, कॉमा, मैक्सिमम possible time is equal to 2 minutes. म्यूजिकल चेयर गेम में मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना दिया है? 2 मिनट्स. सो म्यूजिकल चेयर गेम में सब लोग चेयर के किनारे किनारे घूमते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, और एक आदमी, एक इंसान म्यूजिक प्ले करता है. जब भी वो म्यूजिक बंद करेगा लोगों को अपनी चेयर पकड़ के बैठना है, और जिनको चेयर नहीं मिली तो ही और शी इज आउट. ओके. तो जो इंसान म्यूजिक प्ले कर रहा है उसको 2 मिनट का टाइम परमिट किया है कि 2 मिनट के अंदर म्यूजिक कहीं भी कभी भी बंद कर सकता. यानी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना रहेगा? 2 मिनट्स. सो इन म्यूजिकल चेयर गेम मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इज इक्वल 2 मिनट्स. इसी को बोलेंगे NS. मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इज इक्वल 2 मिनट्स, कॉमा, हेंस
NS इज इक्वल टू 2 मिनट। अब हमारा इवेंट ए, बताइए हमारा इवेंट क्या है कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगा कि म्यूजिक को हाफ मिनट में ही बंद कर देगा। यानी हमारा इवेंट ए में आउटपुट क्या चाहिए, म्यूजिक शुड बी स्टॉप्ड विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। ठीक है, सो इवेंट ए में आउटपुट इज इक्वल टू म्यूजिक, तो जिस चीज की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो हमारा आउटपुट रहेगा। तो यहां देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। सो आउटपुट म्यूजिक will stop within first half minute। सबसे से याद है कि फर्स्ट हाफ का मतलब 1.5 नहीं होता, फर्स्ट हाफ यानी पहले मिनट का हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट हाफ का मतलब हाँ 1.5 रहता तो इट इज 1.5 ही है, लेकिन फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट मिनट है, फर्स्ट मिनट उसका हाफ, यानी हाफ मिनट बेसिकली। सो म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट, विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। इसको फेवरेबल टाइम बोलेंगे, विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। सो फेवरेबल, जैसे फेवरेबल आउटकम था, दिस इज फेवरेबल टाइम। फेवरेबल टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ मिनट, यानी बेसिकली हाफ मिनट ओनली, और इसी को डिनोट करेंगे NA से। क्लियर? तो म्यूजिकल चेयर गेम में जो इंसान म्यूजिक प्ले कर रहा उसको 2 मिनट का टाइम परमिट किया, मैक्सिमम 2 मिनट तक म्यूजिक प्ले कर सकता। तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम क्या रहेगा, 2 मिनट्स, दैट इज NS। इज इट क्लियर? हमेशा प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में NS रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर छोटा रहेगा। अब हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने चांसेस है कि 2 मिनट में से 2 मिनट के अंदर कभी भी म्यूजिक को बंद कर सकता। 2 मिनट में कर सकता, 1.5 में कर सकता, 1 में कर सकता, हाफ में कर सकता। तो कितने चांसेस है कि वो हाफ मिनट, जिसको हाफ मिनट भी बोल सकते, याद रखिए इसको हाफ मिनट भी बोल सकते, या इसको फर्स्ट हाफ मिनट भी बोलेंगे। हाँ, इसको फर्स्ट हाफ नहीं बोलेंगे, इसको 1.5 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 1.5 मिनट। इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअली हाफ मिनट भी करेक्ट है, या फर्स्ट हाफ, यानी 1 मिनट का फर्स्ट हाफ का मतलब फर्स्ट मिनट का हाफ। सो इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हाफ मिनट और हाफ मिनट। सो फेवरेबल टाइम इज इक्वल टू हाफ मिनट इज इक्वल टू NA। सो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, यानी PA is equal to NA upon NS। so NA की वैल्यू है हाफ मिनट, इट इज हाफ मिनट, और NS की वैल्यू है 2 मिनट, इट इज 2 मिनट। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू, इसका ग्राफ इफ विल परफॉर्म कैलकुलेशन, साइमल्टेनियस समझ में आ जाएगा सबको। सो हाफ को 2 से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 × 2। याद रखिए जो 2 है, T2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर। जो हाफ का 1 ऊपर रहेगा, लेकिन 2 यहां आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो हाफ अपॉन 2 है, तो हाफ अपॉन 2 है, सो ये हाफ ये हो गया, और 2 ऑलरेडी ये 2 मिनट्स वाला डिनोमिनेटर में था, तो 2 नीचे, दैट इज इक्वल टू 1/4। और याद रखिए मिनट और मिनट कैंसिल है, इट विल गेट कैंसल। सो हाफ मिनट अपॉन 2 मिनट्स था, मिनट्स कैंसल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और ये हाफ का 1/2 का 1 ऊपर ही रहेगा, लेकिन 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो कितने चांसेस है कि म्यूजिकल चेयर में जो इंसान 2 मिनट तक म्यूजिक बजा सकता और 2 मिनट में कभी भी बंद कर सकता, तो कितने चांसेस है कि पहले हाफ मिनट में बंद कर देगा, वो चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। कितनी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 1/4 कि फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक को बंद कर देगा। इज इट क्लियर? सो पता है म्यूजिकल चेयर में म्यूजिक जो इंसान म्यूजिक बजा रहा है उसको टाइम कितना अलाउ किया, 2 मिनट्स के अंदर म्यूजिक कभी भी बंद कर सकता है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम 2 मिनट्स है। मैक्सिमम पॉसिबल टाइम क्या है, 2 मिनट्स, इसको NS बोलेंगे। हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक को बंद कर देगा, तो ये फेवरेबल टाइम। सो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना है, 2 मिनट्स, ये 2 मिनट्स आ जाएगा NS, और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हाफ मिनट में बंद करेगा, तो ये हाफ मिनट हो जाएगा फेवरेबल टाइम। ठीक है, सिंपल फेवरेबल टाइम। सो फेवरेबल टाइम हाफ मिनट और मैक्सिमम पॉसिबल टाइम 2 मिनट्स। सो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल टाइम NA जिसकी वैल्यू हाफ है अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल टाइम NS जिसकी वैल्यू 2 है, सो हाफ अपॉन 2।
ना हाफ का 1 ऊपर ही रहेगा और ये जो 2 है 1/2 का, ये 2 नीचे आ जाएगा और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इन 2 दैट इज इक्वल टू 1/4। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ गए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4। यस, सो आर.डी. शर्मा का सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 पेज 16.31 ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन इन फिगर 16.6। ये फिगर 16.6 जो क्वेश्चन में साथ में दिया हुआ है, दिस इज फिगर 16.6, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन फिगर 16.6 अ डॉट इज थ्रोन, डॉट DART डॉट, सो अ डॉट इज थ्रोन। सो डॉट इज थ्रोन मतलब नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि कहीं पे बहुत सारी जगह कैसीनोज में खासकर ऐसे एक सामने एक टारगेट रहता, टारगेट उसमें ऐसे एरो फेंकना पड़ता। सो एरो पॉइंटेड रहता है, वो जाके गड़ जाता है, लेकिन ऐसे ही डार्ट भी रहता है बिल्कुल सेम इस टाइप का हैंडल रहेगा जिसमें सामने थोड़ा शक्कर जैसे है। जब आप उसको फेंकेंगे तो जाके एक्चुअली वहाँ पे चिपक जाते हैं। ये डार्ट मतलब ऐसे है, सपोज इसको अगर आप फेंकेंगे तो यहाँ पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, दिस थिंग दैट इज कॉल्ड इज डार्ट। सो अगर आप YouTube वगैरह में देखेंगे यू विल गेट द मीनिंग वगैरह और आपके फोटो वगैरह सब मिल जाएगी उसकी। सो इन फिगर 16.6 तो जैसे जिस तरीके से हम एरो फेंकते हैं वैसे डॉट इज ऑल्सो देयर, ठीक है, DART लाइक दिस डॉट। तो उसको जब हम थ्रो करेंगे तो जाके एक्चुअली वहां पे जो टारगेट में जाके सक हो जाता, चिपक जाता वो दिस थिंग। सो इन फिगर 16.6 अ डॉट इज थ्रोन, सो डॉट इज थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। ये जो डॉट जिसको थ्रो कर रहे हैं हम, डॉट जिसको थ्रो कर रहे हैं एक्चुअली वो सर्कल के अंदर आके कहीं पे चिपक जा रहा, यानी लैंड्स इन द सर्कल मतलब सर्कल में आके कहीं पे शेडेड रीजन में भी चिपक सकता और अनशेडेड रीजन में भी चिपक सकता, ठीक है। इन फिगर 16.6 अ डॉट, सो इट इज बेसिकली DART लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे डॉट, DOT लाइक दिस, ठीक है। सो इन फिगर 16.6 अ डॉट इज थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। सो जो डॉट जिसको हम थ्रो कर रहे हैं डॉट, वो सर्कल के अंदर कहीं भी आके चिपक जाएगा, इट विल गेट स्टिक। सो लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट विल लैंड इन शेडेड रीजन? नाउ टोटल एरिया जहां पे डॉट आके आ रहा है वो पूरा सर्कल है, मतलब टोटल एरिया में क्या रहेगा जहां पे डॉट लैंड कर रहा है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको मान में, दैट इज πr²। और πr² के लिए हमको r की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली? r। अब टोटल एरिया तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो सर्कल है यहाँ पे कहीं पे भी आके वो चिपक जाएगा, ठीक है। इट विल गेट स्टिक यहाँ पे, या इट विल लैंड और इट विल स्टिक, ठीक है, ये सर्कल में। सो टोटल एरिया में एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr² है, जिसके लिए हमको r की जरूरत पड़ेगी, तो r कैलकुलेट करना पड़ेगा। विल सी, r दिया नहीं है, r हम कैलकुलेट करेंगे। नो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डॉट जिसको आप थ्रो कर रहे हैं वो इस सर्कल में कहीं पे भी आ रहा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी कि वो शेडेड रीजन में आएगा, यानी अनशेडेड रीजन में नहीं आना चाहिए। ये शेडेड रीजन मतलब ये है, इधर भी देखिए थोड़ा सा शेडेड रीजन है, ये भी शेडेड रीजन है, यानी रेक्टेंगल को छोड़ के, जो रेक्टेंगल है ABCD रेक्टेंगल, इसको छोड़ के अनशेडेड है पूरा, बाकी पूरा शेडेड है। सो टोटल एरिया जो रहेगा जहां पे डॉट आ सकता है, टोटल एरिया जहां पे डॉट आ सकता है वो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है कि जो डॉट है वो रेक्टेंगल में आ रहा है, अनशेडेड में नहीं आ रहा, शेडेड में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट विल लैंड इन द शेडेड रीजन? सो सी इट इन फिगर 16.6, ये फिगर का नंबर दिया है बुक में 16.6। इन फिगर 16.6 अ डॉट इज थ्रोन, अ डॉट इस टाइप का डॉट रहेगा, लाइक आपको फिगर दिया, यू विल गेट यूट्यूब वगैरह में आपको मिल जाएगी फोटो। डॉट इज थ्रोन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। कहां पे थ्रो किया एक्चुअली? डॉट को सर्कल के इंटीरियर में, कहीं भी बाहर नहीं, सर्कल के इंटीरियर में। सो टोटल एरिया जहां पे डॉट आ सकता, टोटल एरिया वो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या चांसेस दैट डॉट विल लैंड इन द शेडेड रीजन? तो जब हम डॉट को थ्रो कर रहे वो सर्कल में कहीं पे भी आके लैंड कर सकता। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब हम डॉट को थ्रो कर रहे वो सर्कल में आके जो लैंड हो रहा है वो शेडेड रीजन में लैंड हो रहा है। कहाँ लैंड हो रहा है? शेडेड रीजन। शेडेड रीजन देखिए ये भी है, ये भी है, ये किनारे भी, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है। हाँ, ये पूरा जो रेक्टेंगल है ABCD ये अनशेडेड है। ये ABCD क्या रहेगा एक्चुअली? अनशेडेड। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले यहाँ टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डॉट शेडेड रीजन में आना चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, लेकिन पूरे सर्कल के एरिया में तो शेडेड रीजन का एरिया आ गया और ये भी आ गया, तो पूरे सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया जो अनशेडेड है रेक्टेंगल, इसको माइनस कर देंगे।
पूरे सर्कल का जो एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, अनशेडेड को माइनस कर देंगे तो शेडेड मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो सॉल्यूशन, व्हेन डॉट, it is DART but it is pronounced like dot, when dot is thrown then it can land, it can land मतलब जहां जाके चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, उसको बोलते हैं it can land anywhere, it can land anywhere inside the circle. When dot is thrown, then it can land anywhere inside the circle. So, maximum possible area. Is equal to area of circle and that is pi r square. Area of circle that is equal to pi r square. Okay. Pi r square. तो इसके लिए हमको r रेडियस की जरूरत पड़ेगी. So maximum possible area is equal to area of circle pi r square और इसी को बोलेंगे ns is equal to pi r square. इक्वेशन नंबर 1. अब इस एरिया को निकालने के लिए हमको पाई की वैल्यू तो फिक्स है 3.14 या 22/7, रेडियस आर चाहिए, रेडियस आर. नो, रेडियस आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो रेक्टेंगल ABCD है, इसमें अगर हम देखेंगे ट्रायंगल ADC, देखिए ट्रायंगल ADC यानी A से D, D से C और C से वापस है ये ट्रायंगल. अगर ये ट्रायंगल देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में हमेशा 90 डिग्री रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड ये दिया लेंथ 8, एक साइड ये दिया, और इसका जो AC है दैट इज हाइपोटेन्यूज. AC दैट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. सो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज AC कैलकुलेट करेंगे, लेकिन AC तो डायमीटर हो जाएगा. डायमीटर जितना भी हमारा डायमीटर आएगा, सपोज 10 आएगा डायमीटर, तो उसका आधा कर देंगे तो रेडियस यानी 5 आ जाएगा. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब इसके आगे ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. अप्लाई पाइथागोरस. देखिए पाइथागोरस की स्पेलिंग बताया था, पाइथा PYTH है, पाइथा. गोरा, पाइथागोरस. So applying Pythagoras theorem, the ORM, स्पेलिंग याद करने के लिए. So applying Pythagoras theorem in triangle ADC. कौन से ट्रायंगल में? A से D, D से C, C से वापस A, ट्रायंगल ADC में. Applying Pythagoras theorem in triangle ADC, we get. सो पाइथागोरस थ्योरम इसलिए अप्लाई कर सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है. सो वी गेट क्या मिल जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाला साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड. सो 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये है, दिस इज हाइपोटेन्यूज. इट इज हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर is equal to side 1 स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर दैट इज DC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. ओके, सो ट्रायंगल ADC में 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है. ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. नो, AC की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू 8 है दैट इज 8 स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, दोनों को मिला के इट इज 100 यानी AC स्क्वायर इज 100. सो ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. सो AC स्क्वायर हमको मालूम नहीं, AC स्क्वायर वैसे रखे. AD की जगह 6 रखेंगे तो AD स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 36,
और DC की अगर 8 लिखेंगे तो DC स्क्वायर एंड AD स्क्वायर 64. सो AD स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, DC स्क्वायर इज 8 स्क्वायर. 6 स्क्वायर 36 होता है, 8 स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे 36 प्लस 64 100 होता है. यानी AC स्क्वायर 100 तो AC की वैल्यू 10. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100. So AC is under root of 100 and that is equal to 10. लेकिन AC तो हमारा सर्कल का डायमीटर है. AC अगर आप देखेंगे तो AC सर्कल का डायमीटर है, फिर रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो AC 10 है डायमीटर, रेडियस 5 हो जाएगा. AC is equal 10. All the units are given in centimeter, I hope. So it is 10 centimeter. So radius R is equal to जो AC है उसको 2 से डिवाइड कर दिए. AC की वैल्यू 10 है, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. इस रेडियस की हमको जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में कैलकुलेट करने के लिए. सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. सो NS मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, NS की वैल्यू आ गई थी हमारी. NS इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. R इज 5. सो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 5 स्क्वायर इन 25. सो इट इज 25 पाई. इसको ऐसे रखें 25 पाई. ये NS आ गया. यानी मैक्सिमम व्हेन डॉट इज थ्रोन, जब डॉट को आप थ्रो कर रहे हैं तो इस सर्कल में कहीं पे भी आके लैंड कर सकता. मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू मालूम नहीं थी, इसलिए ट्रायंगल एडीसी में हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, और वहां से हमको हाइपोटेन्यूज यानी डायमीटर AC मिल गया 10 और रेडियस उस डायमीटर का हाफ रहेगा 5. तो वहां से विल गेट एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज पाई इंटू 5 स्क्वायर. ये 5 स्क्वायर यानी पाई इंटू आर की वैल्यू 5 है, तो आर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 दैट इज 25 पाई. इक्वेशन नंबर 2. नो ये तो टोटल एरिया आ गया सर्कल का जहां पे ये डॉट लैंड कर सकता. हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डॉट शेडेड रीजन में आएगा. अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा. फेवरेबल हमारे एरिया क्या रहेगा, शेडेड रीजन का एरिया. उसमें एरिया ऑफ सर्कल जो रहेगा उसमें से रेक्टेंगल ABCD का एरिया को आप माइनस कर दिए. रेक्टेंगल पूरा अनशेडेड है, तो एरिया ऑफ सर्कल पूरा जो है उसमें से अनशेडेड यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर दिए, बाकी जो बच गया वो शेडेड रीजन. ठीक. ना हमारा इवेंट ए क्या है, डॉट शुड लैंड इन द शेडेड रीजन. आउटपुट dot, basically spelling is DRT but it is pronounced as dot should land in shaded region. Dot should land in shaded region. तो favorable area, so favorable outcome या favorable area is equal to area of shaded region that is equal to, so area of shaded region में क्या रहेगा, area of circle, area of circle. लेकिन एरिया ऑफ सर्कल तो टोटल एरिया हो गया, तो हमको शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से रेक्टेंगल ABCD के एरिया को माइनस करना पड़ेगा. माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. एरिया ऑफ सर्कल ऑलरेडी हमारे देखिए 25 पाई आ चुका है, इसको कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 2 में. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ना इसको फेवरेबल एरिया को डिनोट करेंगे NA से. NA फेवरेबल एरिया इवेंट ए का NA. सो NA इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ. सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज 8 एंड ब्रेथ इज 6. 8 into 6. So we'll get 5 square and 25, that is equal to 25 pi minus, so 5 square 25 pi minus 8 6 of 48.
ये हमारा एक्चुअली फेवरेबल एरिया आ गया। बाद में उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए की वैल्यू ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया 25 पाई माइनस 48, और टोटल एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई। दिस इज द आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट विल लैंड इन द शेडेड रीजन। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सर्कुलर रीजन है पूरा ये सर्कल, जहां पे एक डॉट को थ्रो कर रहे हैं, डॉट इसमें लैंड करेगा। कितनी प्रोबेबिलिटी के डॉट इस सर्कुलर रीजन में से सिर्फ शेडेड रीजन में लैंड करेगा, अनशेडेड रीजन में लैंड नहीं करेगा। तो इसमें टोटल एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल। सो व्हेन डॉट इज थ्रोन देन इट कैन लैंड एनीवेयर इनसाइड द सर्कल। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। नो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया को ही एन एस बोलेंगे, और एन एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसलिए हमको रेडियस आर चाहिए। रेडियस आर सर्कल का मालूम नहीं था, इसलिए ट्रायंगल एडीसी जो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, ट्रायंगल एडीसी मतलब ये रेक्टेंगल है पूरा, उसमें से आधा लिया, बस आधा, ये नहीं लिया, आधा लिया। ट्रायंगल एडीसी इसमें अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे एसी हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर मतलब एडी स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर मतलब डीसी स्क्वायर। So applying Pythagoras theorem in triangle ADC we get AC square is equal to AD square plus DC square। AD की वैल्यू मालूम हमको, AD की वैल्यू 6 है, तो AD स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जो 36 होगा, और DC की वैल्यू मालूम हमको 8 है, तो 8 स्क्वायर 64। ये 30 64 मिला के 100, यानी AC स्क्वायर हमारा 100 है, तो AC स्क्वायर 100 आ गया, तो AC क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 तो 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। नो AC क्या है, AC अगर आप देखेंगे तो सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर यहाँ पे 10 हो गया। रेडियस OC या OA उसका आधा हो जाएगा। सो डायमीटर 10 हो गया, तो रेडियस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू AC बाई 2 10 बाई 2 5 सेंटीमीटर। नो रेडियस एक बार मालूम हो गया 5, ये फॉर्मूले में मैक्सिमम पॉसिबल एरिया NS के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर में R की जगह 5 पुट कर दिया, तो NS इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, R की जगह 5 पुट किया, 5 स्क्वायर इज 25 पाई। यानी टोटल एरिया कितना आ गया, एक्चुअली सर्कल के एरिया 25 पाई। फिर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना कि डॉट इस सर्कल में से शेडेड रीजन में जाके लैंड करेगा। तो फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन के एरिया। शेडेड रीजन के एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल के एरिया मालूम हो गया है 25 पाई, उस सर्कल के एरिया में से अनशेडेड यानी रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सो इवेंट आउटपुट इज इक्वल डॉट शुड लैंड इन शेडेड रीजन। फेवरेबल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फेवरेबल एरिया मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फेवरेबल रीजन मतलब डॉट यहां शेडेड रीजन में लैंड होना चाहिए। सो फेवरेबल एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो पाई आर स्क्वायर रहेगा माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया इसका मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, और इसी को NA से डिनोट करेंगे, ठीक है, दैट इज NA। सो NA इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, बाद में R की जगह 5, रेडियस की वैल्यू 5 पुट किया, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई 5 स्क्वायर माइनस लेंथ की वैल्यू 8 है, ब्रेथ की वैल्यू 6 है, तो ये 5 स्क्वायर मतलब 25 पाई माइनस 8 6 48, 25 पाई माइनस 48, ये हमारा NA हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट किया 25 पाई माइनस 48 आ गया, और NS की वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी इसके पहले आ चुकी थी 25 पाई, ये NS की वैल्यू, बस इतना सफिशिएंट है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ओके। यस, सो एक्सरसाइज 16.2 RD शर्मा का एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे 16.33। सो सॉल्व एग्जाम्पल में लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस हो गए हैं। एक्सरसाइज का लेवल 2 का क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद फिर लेवल 3 के क्वेश्चंस करेंगे। सो RD शर्मा एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे 16.33। यू ड्रॉप अ टाई, सपोज, इसके आगे सपोज मिलेगा, सपोज यू ड्रॉप अ टाई इन रेक्टेंगुलर रीजन फिगर 16.9। ये हमारा फिगर 16.9 है, दिस इज फिगर 16.9। यानी आपने क्या किया, एक टाई जो नॉर्मली आप वेयर करते हैं, एक्चुअली पहनते हैं टाई, सो टाई इज ड्रॉप। यहाँ पे एक्चुअली
इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पे भी टाई को ड्रॉप किया. Suppose you drop a tie in rectangular region, figure 16.9. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? So आपने क्या किया एक्चुअली, टाई निकाला और टाई निकाल के जो रेक्टेंगुलर रीजन है, सपोज एक टेबल वगैरह है रेक्टेंगुलर रीजन, वहां पे डाल दिया. सो यू ड्रॉप अ टाई इन द रेक्टेंगुलर रीजन. नो, अगर रेक्टेंगुलर रीजन में हम टाई को सपोज यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो टाई एक्चुअली सर्कल के अंदर लैंड करेगी. कहाँ पे सर लैंड करेगी एक्चुअली? सर्कल के अंदर. सो बताइए यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या रहेगा? रेक्टेंगल का जो एरिया है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया रहेगा, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर रीजन में टाई कहीं भी ड्रॉप कर सकते. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया या टोटल एरिया जहां पे आप टाई को ड्रॉप कर रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और बहुत ही आसान है, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो 3 into 2, लेंथ इज 3 एंड ब्रेथ इज 2, 3 to 6 मीटर स्क्वायर, मीटर है. सो टोटल एरिया है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जहां पे टाई आप ड्रॉप कर रहे हैं, वो रेक्टेंगल का एरिया है. और रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 3 into 2, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर. नो, हमको हमारा फेवरेबल इवेंट क्या, हमारा इवेंट क्या है? इवेंट ये है कि टाई को आपने रेक्टेंगल रीजन में ड्रॉप किया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सर्कल के अंदर आके लैंड करेगी. सो हमारा फेवरेबल एरिया क्या जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर. लेकिन आर तो नहीं मालूम, हाँ डायमीटर मालूम है. डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा. रेडियस इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ मीटर हो जाएगा. दिस थिंग. सो सॉल्यूशन, the tie is dropped in rectangular region. क्वेश्चन में दिया है the tie is dropped in rectangular region. The tie is dropped in rectangular region. So total area या maximum possible area जहां पे टाई को आपने ड्रॉप किया वो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा. मैक्सिमम possible area where tie is dropped maximum possible area where tie is dropped is equal to area of rectangle maximum possible area where tie is dropped is equal to area of rectangle. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ. और इसी को मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वेयर टाई इज ड्रॉप, इसी को एनएस बोलेंगे. प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में एनएस है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, 3 into 2, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर. The tie is dropped in rectangular region. Maximum possible area where tie is dropped is equal to area of rectangle, that is length into breadth. ये जो maximum possible area है, जैसे maximum possible outcome NS होता था, वैसे अब यहाँ area रहेगा maximum possible area, इसी को NS बोलेंगे. Maximum possible area, ये जो maximum possible area है, maximum possible area, इसी maximum possible area को बोलेंगे NS. Maximum possible area where tie is dropped is equal to area of rectangle, length into breadth. So n is equal length into breadth, that is length 3 मीटर दिया है, breadth 2 मीटर दिया है, 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 that is 6 मीटर स्क्वायर. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जहां पे टाई ड्रॉप करेंगे वो रेक्टेंगल का एरिया रहेगा, that is equal to length into breadth, that is 3 2 6 मीटर. लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कितने चांसेस है कि वो टाई जिसको आपने रेक्टेंगुलर रीजन में ड्रॉप किया वो लैंड कर रही सर्कल के अंदर. तो हमारा फेवरेबल एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल. सो इवेंट ए, इवेंट ए आउटपुट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल? आउटपुट टाई शुड लैंड, टाई शुड लैंड इनसाइड द सर्कल, टाई शुड लैंड इनसाइड द सर्कल. आउटपुट टाई शुड लैंड इनसाइड द सर्कल. हमारा फेवरेबल एरिया एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा. फेवरेबल एरिया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. सो आउटपुट टाई शुड लैंड इनसाइड द सर्कल, फेवरेबल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ओके, इक्वेशन नंबर सपोज 1. नाउ डायमीटर हमारा दिया हुआ है 1 मीटर.
डायमीटर d इज इक्वल टू 1 मीटर, तो रेडियस नेचुरल उसका हाफ हो जाता है। डायमीटर d इज इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस इज इक्वल d/2 इज इक्वल टू 1/2 मीटर, ये रेडियस हो गया। एरिया ऑफ सर्कल ना, जो फेवरेबल एरिया है इसी फेवरेबल एरिया को Na बोलेंगे, क्योंकि इवेंट ए का फेवरेबल एरिया है। जैसे हम फेवरेबल आउटकम वैसे फेवरेबल एरिया, ये जो फेवरेबल एरिया है इसी को Na बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। सो यहाँ पे Na फेवरेबल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल πr² था, r की वैल्यू 1/2 है, दैट इज इक्वल टू πr²। डायमीटर 1 मीटर, तो रेडियस d/2 1/2 है, तो रेडियस के देखिए रेडियस की वैल्यू 1/2 है। सो एरिया ऑफ सर्कल πr², r की अगर 1/2 पुट किया, लेकिन r के स्क्वायर इसलिए 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1/4। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, या पाई इंटू 1 इज पाई, दैट इज π/4, π/4 ये हो गया Na। सो एक टाई को हमने ड्रॉप किया, रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पे भी टाई लैंड कर सकती, तो एरिया पूरा टोटल एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने चांसेस है कि जो टाई जिसको रेक्टेंगुलर रीजन में हमने ड्रॉप किया वो लैंड करेगी सर्कल में। सो टोटल एरिया में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फेवरेबल एरिया में एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। फेवरेबल एरिया में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, π/4 आ गया, दैट इज Na। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए Pa इज इक्वल टू Na अपॉन Ns। Na की वैल्यू देखिए π/4 है, और Ns की वैल्यू देखिए 3 2 6 है, Ns की वैल्यू 6 है। सो Na की वैल्यू π/4, Ns की वैल्यू 6। आप ध्यान रखिए पाई ऊपर ही रहेगा, और ये जो 4 है ना, ये 4 यहां नीचे आ जाएगा, जैसे 4 यहां आएगा। सो π/4 इंटू 6। सो π/4 में याद रखिए पाई ऊपर रहेगा, और ये 4 यहां 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएगा, दैट इज इक्वल टू π/4 6 24। तो अगर सपोज इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे आया, तो देखिए यहां से स्टेप्स आपको बता रहे कैसे होते हैं। इसी को लिख सकते हैं π/4 ऊपर है और नीचे 6 है, तो देखिए π/4/6। अभी π/4/6 में 4 नीचे कैसे आ जाएगा ये चेक कर लो, तो उसका एक मेथड है, देखिए π/4/6। ना इसी को हम लिख सकते हैं π/4 ऊपर का वैसे ही अपॉन नीचे का जो उसको लिख सकते हैं 6/1। इज इट क्लियर? सो π/4 में कोई चेंजेस नहीं किया, 6 को 6/1 लिख दिया, 6 को 6/1। ना कभी भी याद रखिए अगर न्यूमरेटर में भी 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स है, अगर न्यूमरेटर में भी 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, तो जो न्यूमरेटर है वो तो वैसे ही रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा। और ये अपॉन की जगह इनटू आ जाएगा, अपॉन की क्या आ जाएगा, इनटू, ये अपॉन की जगह इनटू आ जाएगा। और ये टर्म यूपी, ये टर्म होगा यूपी। यूपी का मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा, यानी 6 ऊपर है 1 नीचे है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 6 ऊपर 1 नीचे तो 1 ऊपर 6 नीचे। सो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सो π/4/6 का कैलकुलेशन अगर ये है तो ये कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, यानी 4 यहां आ जाएगा 6 के साथ, 4 6 24। लेकिन अगर इसका कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलेशन यहां देखिए, π/4/6 को हमने दोबारा लिखा, अब π/4 वैसे ही लिखा और 6 की अगर 6/1 कर दिया, यानी ऊपर भी 2 टर्म्स थे तो नीचे भी 2 टर्म्स ले लिए, ऊपर 2 टर्म्स थे नीचे एक ही था, तो ऊपर 2 टर्म्स थे तो नीचे भी 2 टर्म्स ले लिए। इसके बाद न्यूमरेटर जैसा वैसे ही रहेगा, इस अपॉन की जगह इनटू आ जाएगा, अपॉन की क्या आ जाएगा, इनटू, और नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा इनटू में जाएगा तो ये हो जाएगा उल्टा पुल्टा,
यानी 6 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 1 जो है ऊपर, दैट इज यूपी, उल्टा पुल्टा। तो बताइए 6 यहां ऊपर है, यहां देखिए 6 नीचे आ गया, 1 नीचे है तो 1 ऊपर आ गया। सो दैट इज इक्वल टू π/4 इंटू 1/6 ही आ गया, π/4 इंटू 1/6, ये दैट इज इक्वल टू π/4 इंटू 6, दैट इज π/24। तो सेम π/24 आंसर आ गया। सो आप कैलकुलेशन एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझाने के लिए बताया हमने। ओके, सो π/4/6, तो पाई ऊपर वैसी रहेगा, 4 ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या π/4/6 का कैलकुलेशन, π/4 को चेंज ही नहीं किया, आखिरी तक नहीं किया। देखिए π/4 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 सेम, इसको चेंज नहीं किया। हाँ, नीचे जो सिंगल टर्म था 6, उसको 6/1 2 टर्म लिखा, फिर π/4 का वैसे लिखा, अपॉन की जगह इंटू, और नीचे का टर्म ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, उल्टा पुल्टा। ये 6/1 की जगह 1/6, ये 6/1 उल्टा पुल्टा 1/6। तो पाई और 1 देखिए मल्टीप्लाई, ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, पाई और 1 मल्टीप्लाई होगा, और 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा। सो पाई और 1 मल्टीप्लाई होगा, 4 और 6 होगा, पाई इंटू 1 इज पाई, और 4 इंटू 6 दैट इज 24। ओके।